रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योतिका के पिता रमनलाल गांव के एक मशहूर शाही नाम के ढाबे में लोगों को खाना परोसने का काम करते थे। तनख्वाह थोड़ी थी जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल था। उसका परिवार कच्चे मकान में गरीबी में जिंदगी जी रहा था। एक रोज वो थका हारा काम से घर आता है और हाथ मुंह धोकर सभी खाने के लिए बैठते हैं तो थाली में सूखी रोटी, एक सब्जी और प्याज देकर ज्योतिका कहती है, फिर वही रोटी और उबली हुई सब्जी। पिताजी, आप तो ढाबे पर काम करते हैं, वहीं से कुछ बचा कुचा खाना ले आया करो ना हमारे लिए, क्यों नहीं लाते आप? बेटी, उस ढाबे का खाना बहुत महंगा है, हम गरीब वहाँ खाना खाने के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। महंगा है तो क्या हुआ, स्वादिष्ट भी तो होगा ना। और वैसे भी एक दिन स्पेशल थाली खा लेने से हम कोई लुट तो नहीं जाएंगे। तू चिंता मत कर ज्योतिका, मैं तुझे शाही ढाबे की स्पेशल थाली जरूर खिलाऊंगा, लेकिन अभी तो तू ये गरीब की थाली वाला खाना ही खा ले। सुरेखा, मोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो तो सुबह नौकरी की तलाश में घर से निकला था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि मोहन गुस्से में आता है और अपना बैग खाट पर फेंकते हुए कहता है, सब जगह बस घूसखोरी ही चल रही है। नौकरी चाहिए तो नोट खिलाओ, वरना खाली हाथ वापस लौट जाओ। ये लो, यानी भाई को आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? तू चुप बैठ छुटकी, नौकरी सब्जी भाजी की तरह ठेले पर नहीं बिक रही है जो गए और ले आए। अरे बेटा, गुस्सा क्यों कर रहा है? आजा पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे, और होती भी तो इस सूखी रोटी प्याज से नहीं मिटती। पिताजी, मुझे शहर जाना है, आप बस मेरे लिए पैसों का इंतजाम कर दीजिए। बेटा, तुझे शहर भेजने के लिए हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तू यहीं किसी के खेत में मजदूरी क्यों नहीं कर लेता? कुछ तो कमाई होगी ही। माँ, उस कुछ कमाई से हमारी गरीबी दूर नहीं होने वाली। मुझे शहर जाना है, मतलब जाना है। मोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मोहन शहर जाने की जिद पर अड़ा रहता है तो रमनलाल बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर उसे शहर भेज देता है। एक रोज जब ज्योतिका अपनी सहेली के साथ गांव में टहल रही होती है तो दोनों उस शाही ढाबे के रास्ते से जा रही होती हैं जहां रमनलाल काम किया करता था। तभी उसकी सहेली काव्या कहती है, ज्योतिका, चलना इस ढाबे पर खाना खाते हैं। मेरा भाई कहता है कि यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट है, खासकर इस ढाबे की स्पेशल थाली। नहीं यार, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, फिर मेरा भी खाने का मन नहीं है, और हम टहलने निकले हैं ना, तो पेट पूजा करना बाद में कभी सही। ठीक है, तुझे नहीं खाना तो तू मत खा, लेकिन मेरे साथ तो चल, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे पर काव्या उसकी एक नहीं सुनती और उसे खींचकर ढाबे पर ले जाती है और एक स्पेशल थाली ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद खाना लेकर रमनलाल ही वहीं आता है और अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाता है। तभी काव्या कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि काका यही काम करते हैं। खाना लाने के लिए धन्यवाद काका। धन्यवाद कैसा बिटिया, ये तो काम है मेरा, तुम खाओ। थाली में सजा हुआ इतना सारा खाना देखकर ज्योतिका का मन ललचाने लगता है। तभी काव्या कहती है, इस स्पेशल थाली में कितना कुछ है, 2 सूखी सब्जियों के साथ 2 रसीली सब्जियां भी हैं। 2 घी से चुपड़ी रोटी, पुलाव और मीठे में गुलाब जामुन। सच में ये तो शाही थाली है काव्या। तभी तो इतनी महंगी है ना। पक्का बता, अभी भी तुझे नहीं खाना? मन तो कर रहा है, लेकिन पिताजी ने कहा था कि वो मुझे एक दिन स्वादिष्ट खाने की भरी हुई थाली जरूर खिलाएंगे। नहीं खाना तो तू खा। जैसे तेरी मर्जी। काव्या मजे लेकर आराम आराम से थाली में रखी एक एक चीज का स्वाद लेकर खाती है और ज्योतिका उसे बस देखती ही रहती है। तो रमनलाल भी उसे दूर से ना खाते हुए देखता हुआ खाना लिए चला आ रहा था। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और उसके हाथ का सारा खाना वहीं गिर जाता है, जिसके लिए ढाबे का मालिक उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। साथ ही खाने के नुकसान के लिए उसकी 5 दिन की तनख्वाह भी काट लेता है। अपने गरीब पिता की ये हालत देखकर ज्योतिका वहाँ से अकेली ही निकल जाती है। शाम को जब रमनलाल घर लौटता है तो ज्योतिका उसे मुस्कुराते हुए कहती है, आ गए पिताजी आप, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगाती हूँ। नहीं बिटिया, आज तो मैं तेरे लिए ढाबे से खाना लेकर आया हूँ। अपनी माँ को बुला, तीनों मिलकर खाते हैं। नहीं पिताजी, मुझे नहीं खाना उस ढाबे का खाना, जहाँ एक जरा सी गलती पर मेरे पिताजी को इतना सुना दिया उस ढाबे के मालिक ने। ऐसे क्यों बोल रही है ज्योतिका? कुछ हुआ है क्या? अरे भगवान, आ गई तुम। कुछ नहीं हुआ, ये खाना खा लो और परोस कर ले आओ। ये तो ढाबे का खाना है, आपको इतना महंगा खाना लाने की क्या जरूरत थी? हम गरीब की थाली में इतना महंगा खाना। माँ, ये खाना आप किसी जरूरतमंद को दे दो जाकर। मैंने खाना बनाया है, आप दोनों उसे चखिए।
ज्योतिका के कहने पर सुरेखा वो खाना पड़ोस में रहने वाली बेचारी गरीब बुढ़िया को दे आती है। कुछ देर में ज्योतिका दोनों के लिए अपने हाथ का बना खाना थाली में सजाकर लाती है। थाली में इतना सब कुछ देखकर रमनलाल कहता है, बिटिया ये क्या है? ये गरीब की थाली है पिताजी। घर में जो कुछ था मैंने इस थाली में भरा है, जैसे 2 रोटी, धनिया, हरी मिर्च की चटनी, प्याज और चावल और आलू की तरी वाली सब्जी। तूने तो गरीब की थाली के खाने को भी स्वादिष्ट बना दिया ज्योतिका। सच में ये गरीब की थाली अगर हर गरीब को मिल जाए तो कम से कम 2 वक्त उसका पेट तो भरेगा। सही कहा पिताजी आपने। आज जब मैं काव्या के साथ शाही ढाबे पर गई थी, उसकी स्पेशल थाली में खाने की इतनी सारी चीजें देखकर मुझे विचार आया कि जैसे शाही थाली होती है वैसे ही गरीब की थाली भी तो हो सकती है। कम ही सही और थोड़ा ही सही, लेकिन खाना तो स्वादिष्ट उसमें भी हो सकता है। बस फिर लगा दिया मैंने भी अपना दिमाग और बना दी गरीब की थाली। विचार तो अच्छा है बिटिया, पर ये खाना खाएगा कौन? लोगों को तो बढ़िया बढ़िया पकवान खाना पसंद है। ये खाना भूखे और बेसहारा लोगों के लिए बनाएंगे हम, और इस गरीब की थाली का दाम होगा सिर्फ 10 रुपए। ज्योतिका की बात रमनलाल को ठीक लगती है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो घर के बाहर सूखे घास की एक टपरी लगाकर 2 लकड़ी के बेंच लगाते हैं बैठने के लिए, और ज्योतिका के साथ सुरेखा खाना तैयार करती है। साथ ही रमनलाल टपरी के ऊपर बोर्ड लगाता है, गरीब की थाली। 2 दिन गुजर जाते हैं, उसकी टपरी पर कोई नहीं आता। तभी एक गरीब औरत बोझा लिए वहाँ आती है। मैंने सुना यहाँ 10 रुपए में खाने की थाली मिलती है। हाँ बहन जी, हम पकवान नहीं बस पेट भरने लायक खाना बनाकर बेचते हैं 10 रुपए में। अच्छा, तो मुझे 2 थाली खाना दीजिए। 2 दिन से मैं और मेरे पति ने कुछ नहीं खाया। जैसे तैसे 500 रुपए की कमाई हुई है 3 दिन में। ये लीजिए आपके 20 रुपए। इतना कहकर वो औरत उसे 20 रुपए पकड़ा देती है और रमन उसे खाने से भरी 2 थाली दे देता है। कुछ देर में उस औरत का पति वहाँ आता है और दोनों बैठकर खाना खाते हैं, और उन्हें देखकर कुछ और लोग भी वहाँ खाना खाने आते हैं। तभी खाने के बाद थाली वापस करते हुए वो औरत कहती है, खाना बहुत स्वादिष्ट था भाई साहब। चटनी और सब्जी बहुत अच्छी थी। पेट भर दिया आपकी इस गरीब की थाली ने, वरना 10 रुपए में आजकल पेट भर खाना गरीबों को नसीब ही कहाँ होता है, वो भी इतनी महंगाई में। भगवान आपके और आपके परिवार का भला करे। तभी औरत और उसका पति बोझा उठाए वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे गरीब लोग 10 रुपए में अपना पेट भरने उसकी टपरी पर आने लगते हैं। रमनलाल ढाबे पर काम छोड़कर अपनी टपरी को संभालने लगता है और उसकी गरीब की थाली का स्वाद लोगों को पसंद आने लगता है। कुछ महीनों बाद उसका बेटा मोहन भी शहर से लौट आता है और नौकरी लगने के कारण जो पैसे उसने इकट्ठे किए होते हैं उससे अपने पिता की टपरी को ढाबे में बदलता है, जहां गरीब की थाली के साथ साथ और भी खाने की चीजें मिलने लगती हैं। इस तरह वहां गरीब की थाली से गरीबों का पेट भी भरता है और रमनलाल की कमाई भी होने लगती है। तो दोस्तों, आज हम खाएंगे मौकाए वारदात पर भल्ले पापड़ी, जिसके साथ मिलेगी आपको कातिलाना हरे धनिये की चटनी और सनसनी किशमिश वाली सौंठ की लाल चटनी। तो क्या आप खाना चाहेंगे? क्या आपके मुंह तक पहुंचेगा ये लजीज खाना? जानने के लिए सुनते रहिए संजना ब्रेकिंग न्यूज। अरे दीदी, ये कैसे खाने की तारीफ कर रही हो? लोग आपकी बात सुनेंगे तो डर जाएंगे। ओफो, लोगों को कौन सुना रहा है? कोई मुझसे पूछे तो मैं तो सीधा बोल दूंगी, आज रात 9 बजे आलू को छन्नी करके कुकर में उतार दिया गया, जिसके बाद आपने भल्ले बनाने के लिए गरम तेल में पकोड़ों को भून डाला। ऐसे ही बोलेंगी ना आप? ऐसा लगता है खाने की रेसिपी नहीं, आप उनके हत्या के बारे में बता रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? अरे सब चल जाएगा। भगवान ने किसी ना किसी को तो बनाया होगा ना मुझे झेलने के लिए, जो सफेद घोड़े पर आएगा और मुझे ले जाएगा। अरे दीदी, सच में जो भी मेरे जीजू बनेंगे ना, उनको तो झेलना ही पड़ेगा ये। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी संजना की मम्मी शकुंतला आती है और कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ गपशप में क्या लगी हो? मैंने तुमसे सामान मंगवाया था, वो ले आई या नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या कि संजना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं? वो माँ, कल हम जिस जगह पर सब्जी ले रहे थे ना, वहाँ मौके पर ही पुलिस आ गई।
और ठीक 9:25 पर उन्होंने सब्जी वाले को वहाँ से उठा दिया, जिसके बाद हम सब्जी नहीं खरीद पाए और हमें ऐसे ही वापस आना पड़ा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा ये ब्रेकिंग न्यूज का ड्रामा कब बंद होगा? माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हो? आपको पता है ना कि मुझे न्यूज देखने का कितना शौक है, इसलिए मैं ऐसे बात करती हूँ। हे भगवान, थोड़ी तो बुद्धि दो मेरी बेटी को। पता नहीं सासरे जाकर क्या करेगी, कहीं मेरी नाक ना कटवा दे। अरे माँ, दीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बल्कि सबको खुश रखेंगी ससुराल में। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कोई कांड नहीं करूँगी जिससे आपके होने वाले समधी या फिर दामाद को किसी सनसनीखेज वारदात का हिस्सा बनना पड़े। ऐसे ही अगले दिन संजना को देखने के लिए कुंती अपने बेटे व्योम के साथ आती है। सभी को संजना बहू के रूप में पसंद आ जाती है और दोनों घर वाले मिलकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। संजना बखूबी तरीके से शादी के बाद कुंती निवास की सभी जिम्मेदारियां निभा लेती है। ऐसे ही एक दिन कुंती उसे बुलाकर उससे पूछती है, बहू, छत से कपड़े ले आई क्या? जी माँ जी, आपके एक इशारे पर मैंने कपड़ों को हवा में उड़ने से पहले या किसी और की छत पर जाने से पहले ही प्रेस करके अलमारी में रख दिया है। बहू, ये कैसे बोल रही है तू? तू ठीक तो है ना? कुछ भी तो नहीं माँ जी, भला मुझे क्या होगा? अरे आपकी बहू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे नाकाम कर दूंगी। बहू, तुझे क्या हो गया है? जब हम सब तुझे देखने आए थे तब तो तू ऐसी नहीं थी। वो क्या है ना माँ जी, जब आप लोग मुझे देखने आए थे तो मेरी माँ ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया था, इसीलिए आपके सामने मैंने कुछ बोला नहीं। तो माँ जी, आपने क्या सोचा था? कैसी निकलेगी आपकी बहू और कैसी है वो? हे भगवान, अरे कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। ऐसा बोलते हुए वो जमीन पर सर पीटते हुए बैठ जाती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? क्या आपका सर दर्द कर रहा है? देख बहू, मेरा ना दिमाग खराब मत कर। अब जाकर मेरे लिए इलायची वाली चाय लेकर आ बढ़िया सी। ओके माँ जी। कुंती की बात सुनकर संजना उसके लिए चाय बनाकर ले आती है, लेकिन चाय पीकर कुंती मुंह बना लेती है और उसे देखकर संजना कहती है, क्या हुआ माँ जी? क्या आपकी चाय में नमक है या फिर आपके मसूड़ों में दर्द है? हे भगवान, ऐसे कौन से कर्म थे मेरे जो आपने मुझे ऐसी बहू दे दी? माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती है? क्या मैं आपकी हुस्न परी जाने जहान बहू नहीं बनी? आखिर किस कश्मकश में डूबी है आप? बहू, जाकर तू काम कर ले घर का, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। ये सुनकर संजना घर के सारे कामों को निपटा लेती है। शाम को उसका पति व्योम वापस घर आता है। संजना खाना टेबल पर लगाती है और दोनों को आवाज लगाकर बुला लेती है। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी व्योम उनसे बोलता है, और जान, क्या बनाया है तुमने? व्योम जी, आज मैंने बनाया है आपका फेवरेट पालक पनीर, जिसके साथ आपको मिलेगी मखमली रोटी और जीरा राइस। साथ ही मौकाए वारदात पर आपको मिलेगी मीठे रस में डूबी हुई जलेबियाँ। और माँ जी, आपके लिए मैंने किचन के दायरे में रहकर करेले का जूस और टिंडे की सब्जी बनाई है, जिसे आप एक बार खाएंगी तो बस खाती रह जाएंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कुंती और व्योम संजना की ऐसी बातों से परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक बार रात के 1 बजे कुंती निवास में चोर घुस आता है और पानी पीने के लिए संजना उठकर रसोई की तरफ जाती है। वो वहाँ से वापस आ ही रही होती है कि तभी उसे अपनी माँ जी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसे देखने के लिए वो कुंती के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि दरवाजा खुला पड़ा है। जिसके बाद वो अंदर जाती है तो उसे चोर अलमारी से कुछ निकालते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद संजना जोर जोर से शोर मचाती है और चिल्लाते हुए कहती है, चोर चोर चोर! तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ जी के कमरे में घुसकर चोरी करे? तुझे मैं अभी बताती हूँ। संजना आसपास देखकर
वहीं पर पड़ी हुई झाड़ू लेकर दमादम उस चोर पर बरसाने लगती है और ये शोर सुनकर कुंती भी उठ जाती है। साथ ही व्योम भी वहां आ जाता है और संजना उस चोर को मार मार कर उससे पूछती है, बता क्या करने आया है यहाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। व्योम जी जरा पकड़ना इसे। इतना कहकर संजना उसे एक चेयर पर बिठाकर रस्सी से बांध देती है और फिर पूछती है, बता क्या तूने मेरी माँ जी का कोई कीमती सामान चुराने की कोशिश की है, और अगर की है तो किसके कहने पर की है? वो मैंने एक सोने का हार चुराया है। ये रहा मेरे बैग में। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, अब जाने दो। मैं और तुझे छोड़ूं? कभी नहीं। मैं तुझे अच्छे से जान चुकी हूँ और अब मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैडम माफ कर दो मुझे भाई साहब। माता जी बोलिए ना, अब तो आपका हार वापस कर दिया है मैंने, अब तो जाने दो। बहू छोड़ देना, अगर इतना बोल ही रहा है तो छोड़ दे इसे। हाँ संजना छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा। व्योम की बात सुनकर संजना उसकी रस्सियां खोलती ही है कि वो चोर कुंती को धक्का देकर भाग जाता है और ये देखकर संजना को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन वो चोर मीटर के वायर को खींचकर जमीन पर डाल देता है, जिस पर संजना का पैर पड़ जाता है और उसी वक्त उसे करंट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। व्योम और कुंती तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ ही देर के बाद उसे होश आता है और डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर व्योम, घबराने वाली कोई बात नहीं है, शी इज सेफ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर व्योम उसे घर ले आता है और उसकी सास उसकी नजर उतारती है। साथ ही वो बोलती है, मेरी बहू तो बहादुर निकली, बड़े ही अच्छे से तूने उस चोर को धोया। पर माँ जी मैं उसे पकड़ नहीं पाई, वो मुझे धक्का देकर भाग गया। अरे वाह, तू तो आराम से बोलने लग गई। अब ये बता कि आलू की सब्जी कैसे बनती है? सिंपल है माँ जी, आलू उबालो, टमाटर और मसालों के साथ उसे फ्राई कर दो, बन गई सब्जी। क्या हुआ, अब तू रिपोर्टर की तरह क्यों नहीं बोल रही? पर माँ जी अब मुझसे ज्यादा तेज बोला नहीं जा रहा है। चलो अच्छा ही है, क्योंकि आपको वो तरीका पसंद ही नहीं था। कोई बात नहीं बहू, जो हो गया सो हो गया। व्योम उसे अपने हाथों से दवाई खिलाता है और संजना भी अब ब्रेकिंग न्यूज की तरह बोलना बंद कर देती है और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुंती अपने बेटे सुमेध से बोलती है, बेटा मैंने जो काम बोला था वो आज शाम तक हो जाएगा ना? हाँ माँ, बस कुछ पेपर्स रह रहे थे, आज पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात को घर आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ को कुछ पेपर्स देता है, जिसे अच्छे से देखकर कुंती अपनी बहू संश्री से उस पर साइन करने के लिए बोलती है। संश्री अपने हाथों में उन पेपर्स को लेकर कहती है, ये किस चीज के पेपर्स हैं माँ? बहू ये अपने गुरुग्राम वाले घर के पेपर्स हैं, और जो कि मैंने तेरे नाम कर दिए हैं ये घर, तो तू अब चुपचाप इस पे साइन कर दे। पर मैं सुमित, पहले ही आपने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है, इसकी क्या जरूरत थी? तुम इस घर का हिस्सा हो, अब सब एक परिवार हैं। अगर माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती है और वो अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ देना चाहती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? संश्री उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन संश्री हिचकिचाते हुए सुमित से बोलती है, सुमित मुझे कुछ 2 लाख रुपए चाहिए थे, वो मेरे भाई को इन पैसों की नीड है, वो तुम्हें कुछ ही दिन में वापस दे देगा। मैं आज शाम तक दे दूंगा, ओके? इतना बोलकर वो ऑफिस चला जाता है, जहां वो एक कंपनी से बहुत बड़ी डील करता है और बिना पूरी जानकारी लिए वो उस कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। ये बात वो अपने घर में सबको बताता है, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, मुझे ना अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, पर बेटा जो भी करना सोच समझ कर करना। हाँ माँ, मैं जो कर रहा हूँ सब सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपने ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद वो अपना पूरा फोकस बस उसी प्रोजेक्ट के पीछे लगा देता है। कुछ ही दिनों के बाद उसको अपने एक दोस्त से पता चलता है कि उसने जिस कंपनी के साथ डील की थी वो पूरी तरह से फ्रॉड थी। ये जानते ही
सुमित टेंशन में आ जाता है, पर अपने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताता और अकेले ही सब कुछ हैंडल करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अपनी कंपनी को फिर से उठाने के लिए वो बैंक से 2 करोड़ का लोन लेता है, पर उससे भी कुछ काम नहीं बनता और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। अब सुमित की हालत काफी खस्ता हो जाती है, पर फिर भी वो घर में किसी को कुछ नहीं बताता। और एक दिन वो अपने घर में अकेले कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर संश्री आकर उसे ऐसे देखती है और परेशान होकर वो उससे पूछती है, सुमित, क्या हुआ? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम बस मेरे पास बैठो। अच्छा ठीक है, तो आज हम बाहर घूमने चलते हैं और आते हुए शॉपिंग भी कर लेंगे। बहुत दिन हो गए हैं हम एक साथ कहीं बाहर नहीं जाते, और आज तुम भी हो तो चलो चलते हैं। हाँ चलो ना, चलते हैं। संश्री तैयार होने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही सुमित अपने दोस्त से फोन करके कुछ पैसे उधार मांग लेता है, जिसके बाद वो संश्री को बाहर ले जाता है और घर आते ही अपना फोन उसको चार्ज पर लगाने के लिए बोल देता है। साथ ही खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। संश्री जैसे ही फोन चार्ज पर लगाकर जाने लगती है कि तभी सुमित के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे संश्री उठाती है और कॉल पर वो इंसान उससे बोलता है, हेलो मैम, क्या सुमित सर से बात हो सकती है? जी अभी तो वो यहाँ नहीं है। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि क्या काम है? मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनको बता दूंगी। मैम मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर ने 2 करोड़ का लोन लिया था, टाइम पूरा हो गया है और अब तक उन्होंने लोन नहीं चुकाया। मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ तो वो फोन भी नहीं उठा रहे। आप उनसे बोल देना कि उनके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। संश्री बैंक वाले से बात करके टेबल पर खाना लगाती है और तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है और सुमित से वो कहती है, सुमित, मेरे भाई को 30 लाख रुपए की जरूरत है, वो तुम्हें कुछ दिन में वापस दे देगा। ठीक है, मैं दे दूंगा, मुझे बस 1-2 दिन का टाइम दो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है तो। संश्री, मैंने बोला ना कि मैं दे दूंगा, तो मतलब दे दूंगा। इतना बोलकर सुमित अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन वो 30 लाख रुपए का इंतजाम करने लगता है। 4 से 5 दिन यूं ही बीत जाते हैं, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं होता और निराश होकर वो घर आता है। उसके घर आते ही संश्री उससे बोलती है, सुमित, इतने दिन हो गए पर अब तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। संश्री, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल मैं दे दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के सारे पैसे मिल जाएंगे। वही तो सुमित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो मेरी एक आवाज पर तुम चांद तारे तोड़कर ले आते थे। खैर, कल तक मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। इतना बोलकर संश्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुमित से कहती है, सुमित, पैसे। संश्री, मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, बस आज का टाइम दे दो। रहने दो सुमित, बहाने मत मारो। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम मेरे भाई की कोई हेल्प नहीं करना चाहते? जब तुम्हें मुझसे और मेरे घर वालों से कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। इतना बोलकर वो अपना बैग पैक करके घर से चली जाती है। सुमित उसको रोकता है, पर वो नहीं मानती और उनकी आवाज सुनकर कुंती बाहर आती है, जो सुमित से कहती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? और ये बहू अपना बैग लेकर कहाँ गई? हाँ माँ, सब ठीक है। बहुत दिन हो गए थे ना, वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। ऐसे अकेले? नहीं, उसका भाई आया था। आप जाओ, आराम कर लो, सब ठीक है। अपनी माँ को अपने कमरे में भेजकर वो संश्री को कॉल करता है। उसे मनाने की कोशिश करता है, पर संश्री उससे बात नहीं करती और 2 दिन के बाद उसको कॉल करके बोलती है, सुमित, तुम मेरे घर आ सकते हो? हाँ संश्री, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुम यहाँ आकर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये बोलकर वो फोन रख देती है और सुमित बिना कोई देरी किए उसके पास जाता है, साथ ही उसको मनाता है, पर संश्री उसको एक थप्पड़ लगाकर उससे बोलती है, सुमित, तुम किस मिट्टी के बने हो? क्या मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? आखिर क्यों तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया? वो तो अच्छा है कि उस दिन बैंक वाले का कॉल आया और फिर तुम्हारे दोस्त से मुझे पूरी बात का पता चला। और ये रहे बैंक के पेपर्स, मेरे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी थी मैंने वो सारी बेच दी है।
मैंने बैंक वालों का लोन भी चुका दिया है, बस इसीलिए मैं यहाँ आई थी। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने घर वापस आते हैं, जहाँ कुंती सारा सामान लेकर बाहर निकल ही रही होती है। ये सब देखकर सुमित अपनी माँ से कहता है, माँ ये सब क्या है? सुमित, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझे और माँ को ये घर भी बेचना पड़ा। माँ आपको भी सब पता था ना? हाँ, बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब परिवार एक होता है ना तो सारी मुसीबत का सामना वो एक साथ कर लेता है, लेकिन इसके लिए एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सुमित, जिंदगी में पाने का हकदार वही होता है जो खोता है। ये बोलकर वो सभी अपना बैग लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और सब मिलकर एक बार फिर से जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं और अपना सब कुछ दोबारा वापस हासिल कर लेते हैं। यही तो बात होती है एक परिवार की ताकत में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये परिवार से जुड़ी हुई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा परिवार जो मुसीबत के समय अपने घर वालों के साथ इसी तरह खड़ा होता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।